हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में अपने जो 7 स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न थे उनको अच्छे से कवर कर लिया और समझ लिया था। अब इस पर्टिकुलर वीडियो से अपन अपने जो बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है उनको समझेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना फर्स्ट बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देखने वाले हैं। तो चलिए चलते आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना पहला बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न होने वाला है वो होने वाला है अपना इटरेटेड डिजाइन पैटर्न। तो समझ लेते हैं वो क्या बोलता है। तो इटरेटेड पैटर्न प्रोवाइड्स अ वे टू एक्सेस एलिमेंट्स of a collection sequentially without exposing its underlying structure. That means iterative design pattern ये बोलता है कि अगर हमारे पास एक कलेक्शन है और उसके एलिमेंट्स को हमें सीक्वेंशियली इटरेट करना है तो वो किस तरीके से इटरेट होते हैं, उसका जो अंडरलाइंग इंटरनल लॉजिक होता है वो हमें नहीं पता होगा, पर हम फिर भी उसे इटरेट कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं अपन इटरेटेड डिजाइन पैटर्न। अब उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टीवी रिमोट है। तो व्हेन वी चेंज द टीवी चैनल्स We don't know what it's using internally। इसका मतलब जब भी हम अपने टीवी चैनल्स को चेंज करते हैं इंटरनली क्या लॉजिक यूज हो रहा है, किस तरीके से वो इटरेट हो रहे हैं वो हमें नहीं पता होता। ठीक है, उसमें हमारे पास नेक्स्ट होता है, प्रीवियस होता है। वी हैव दीज टू ऑप्शन अवेलेबल, नेक्स्ट एंड प्रीवियस, लेकिन वो किस तरीके से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं वो हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, इट कैन बी एरेज, लिस्ट और ट्री और कैन बी एनीथिंग, पर वो हमें नहीं पता होगा। किसी यूजर को, बेसिकली किसी क्लाइंट को इसकी नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, इस केस में हमारा जो रिमोट होता है वो हमारा होगा इटरेटर और जो चैनल्स होंगे वो होंगे हमारे कलेक्शंस। अब अगर अपन विदाउट इटरेटर पैटर्न इस चीज को समझें तो कैसे समझेंगे कि अगर हमारे पास एक कलेक्शन है जिसके अंदर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर हो सकते हैं लाइक एरेज, लिंक लिस्ट और ट्री, तो इन दिस केस वी नीड सेपरेट रिवर्सल लॉजिक फॉर ईच डेटा स्ट्रक्चर। दैट मीन्स अगर अपन को फॉर एग्जाम्पल एरे के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है, लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है या फिर ट्री के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है, तो उनका लॉजिक डिफरेंट होने वाला है। तो वो अपने लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है कि कभी किसी ने अपना डेटा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो उस केस में हमें सेपरेट सेपरेट रिवर्सल लॉजिक लिखने पड़ेंगे। वहीं पर इटरेटिव डिजाइन पैटर्न क्या बोलता है कि आप एक यूनिफॉर्म डिजाइन पैटर्न यूज करो सो दैट आपको बार बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसका कोर आइडिया क्या होता है कि जो क्लाइंट होगा ना, instead of directly iterating a collection which can be array, linked list, trees or can be anything, वो एक इटरेटर को कनेक्ट करेगा, वो एक इटरेटर को कॉल करेगा और ये इटरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रैवर्स करे हमारे कलेक्शन को। किस तरीके से कर रहा है क्लाइंट को उसकी नॉलेज नहीं होने वाली। ठीक है, अब इसके की कंपोनेंट समझ लेते हैं। पहला, इटरेटर इंटरफेस। हमारे पास इटरेटर में दो ऑप्शन होते हैं, पहला हमारा होगा नेक्स्ट एंड देन हैज नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करता है कि हमें जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है उसके पास लेके जाएगा और उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। हैज नेक्स्ट ये बताता है क्या नेक्स्ट एलिमेंट अवेलेबल है या फिर नेक्स्ट वैल्यू नल है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्क्रीट इटरेटर होता है जो कि हमारा एक्चुअल ट्रेवर्सल का लॉजिक इंप्लीमेंट करता है। एंड देन होता है हमारे पास एक कलेक्शन जो कि एग्रीगेट होता है, जो कि स्टोर करता है हमारा डेटा, कलेक्शन का डेटा। अब अपन इसका कोड देख लेते हैं। कोड काफी सिंपल है क्योंकि हमें पाइथन इसके लिए काफी फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने बताया नेक्स्ट एंड हैज नेक्स्ट, और उसका यूज करके अपन अपना खुद का इटरेटर बना सकते हैं जो कि यूनिफॉर्म रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है, कलेक्शन क्लास, जिसको मैंने बोला माय कलेक्शन, और उसके अंदर मैंने कुछ नहीं करा, सेल्फ डॉट आइटम करके 4 आइटम दे दिए विच इज 1 2 3 4। ठीक है, एंड मैंने क्या किया कि मैंने एक ITER जो कि एक डंडर या मैजिक मेथड है जो पाइथन प्रोवाइड करता है, वो मैंने पास किया एंड वहां पर मैंने अपने आइटम्स भेज दिया। अब ये एक इटरेटर बन चुका है। अब पाइथन हमें बोलता है कि अगर आपने एक इटरेटर बना लिया है तो आप उसको विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट ट्रेवर्स कर सकते हो, वही अपन करेंगे। तो नेक्स्ट अपना जो माय इटरेटर है, दैट मीन्स ये जो अपन ने क्लास देखी थी माय इटरेटर जिसके अंदर अपन ने सेल्फ आइटम भेजे थे, तो ये माय इटरेटर है। अपन इसे विद द हेल्प ऑफ इटरेटर भेज रहे हैं, दैट मीन्स इसको अपन विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट कॉल कर सकते हैं। कैसे वो अपन देख लेते हैं। अपन ने आइटम्स भेजा तो ये थे अपने आइटम्स, और अपन ने एक इंडेक्स बनाया। क्यों? क्योंकि वो इंडेक्स ये मेक श्योर करेगा कि अपन किस पर्टिकुलर पोजीशन पर है। अब ये जो नेक्स्ट है ये भी एक पाइथन का डंडर मेथड है जो कि अपन को, जो अपन ने देखा था ऊपर नेक्स्ट फंक्शन, वो अपन को अलाउ करता है कि वो अपन यूज कर सकते हैं। अब जब अपन इस पर्टिकुलर नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके अंदर अपना लॉजिक होगा कि अपन को क्या करना है। अब ये नेक्स्ट हर चीज के लिए काम करेगा और उसके अंदर जो लॉजिक होगा वो हमारा होगा। यूजर को उससे फर्क नहीं पड़ता वो इंटरनली क्या लॉजिक यूज कर रहा है, यूजर सिर्फ नेक्स्ट कॉल करेगा, इंटरनल लॉजिक हमारा होगा। जैसे इस केस में अपन क्या कर रहे हैं कि इस केस में अपन बोलते हैं कि इफ सेल्फ डॉट इंडेक्स अगर लेस देन है लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट आइटम से, दैट मीन जो लेंथ है सेल्फ डॉट आइटम्स की अगर उससे छोटा है हमारे इंडेक्स, तो उस केस में आप क्या करो, सेल्फ डॉट आइटम्स में सेल्फ डॉट इंडेक्स भेज दो
वैल्यू ले लो, इंडेक्स को 1 से बढ़ा दो और जो वैल्यू है उसको कर दो रिटर्न। जैसे आप उस वैल्यू को रिटर्न कर दोगे और नेक्स्ट के लिए हमारा इंडेक्स 1 भर चुका है, तो जब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास +1 इंडेक्स आएगा, उसकी वैल्यू आएगी, उसको हम रिटर्न कर देंगे। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे जो सेल्फ डॉट आइटम्स है उसके सारे आइटम्स निकल ना जाए। एंड जैसे ही अपन सेल्फ डॉट इंडेक्स हमारा जो लेंथ है उससे बड़ा होने लगेगा या उसके बराबर हो जाएगा, तो उस केस में हमारे पास स्टॉप इटरेटर की हम एक एक्सेप्शन रेज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट काम करता है। तो ये अपन एक मैनुअल इटरेटर बनाया है। यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो ये है कि जो ITER है ये पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। ये एक इटरेटर डंडर मेथड है जो पाइथन बोलता है कि जब आप इसको दोगे तो आप जो नेक्स्ट होता है उसकी फंक्शनलिटी यूज कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट है उसको भी अपन ने खुद से इंप्लीमेंट करा कि वो किस तरीके से अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जब ये काम हो गया तो अपन ने क्या किया कि अपन ने जो कलेक्शन था अपन ने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो माई कलेक्शन मेरी क्लास थी। जैसे ही मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अंदर मेरे पास सेल्फ डॉट आइटम्स आ गए जिसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 है। अभी जो आइटम्स है मैं इसको इटरेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ITER डंडर मेथड यूज करा है और जब मैं इटरेटर यूज करूंगा तो वो माई इटरेटर के अंदर जाएगा। तो जैसे ही मैंने कलेक्शन को इटरेट किया तो जो पहला आइटम था दैट मीन्स उसने माई इटरेटर से आइटम्स लिया और जब माई इटरेटर के अंदर गया तो माई इटरेटर के अंदर हमारे पास क्या था, हमारे पास था नेक्स्ट, और नेक्स्ट ने प्रिंट कर दिया हमारी पहली वैल्यू विच इज गोइंग टू बी 1। तो इस तरीके से हमारी जो 1 थी वो आया। सिमिलरली हमारा 2 आएगा, सिमिलरली 3 आएगा, सिमिलरली 4 आएगा। एंड हमारा जो इंडेक्स है वो कैसे बढ़ेगा, इनिशियली 0 था, देन 1 हुआ, देन 2 हुआ, देन 3 हुआ। एंड जैसे ही अब ये हमारा 4 हो जाएगा तो ये लेंथ ऑफ आइटम्स के बराबर हो गया। दैट मीन्स हमारी इफ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हमें जो स्टॉप इटरेशन है उसकी एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा ये कलेक्शन खत्म हो गया। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमारे सारे आइटम इटरेट हो चुके हैं। अब ये यूनिफॉर्म क्यों होगा? क्योंकि ये लॉजिक हमारा हमेशा सेम रहने वाला है और इस लॉजिक को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे ऊपर है कि हम एरे यूज कर रहे हैं, लिस्ट यूज कर रहे हैं, हम लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं, ट्री यूज कर रहे हैं, ग्राफ यूज कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। तो इस तरीके से हमारा जो इटरेटर डिजाइन पैटर्न है वो काम करता है। यहाँ पे जो ITR है वो क्या होता है, रिटर्न एन इटरेटर, जो कि ये था। एंड नेक्स्ट क्या होता है, रिटर्न नेक्स्ट एलिमेंट। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे कलेक्शन होगा वो हमारे इटरेटर के थ्रू इटरेट हो रहा होगा। इटरेटर में नेक्स्ट होता है जिसकी मदद से हम हर बार नेक्स्ट एलिमेंट लेकर आएंगे एंड वो हमारा 1 बाय 1 एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर देगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे इंटरनल लॉजिक है वो हिडन होता है। उसके लिए क्लाइंट को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट का काम होगा कि वो सिर्फ डायरेक्टली उसको यूज करे। सेकेंड, यूनिफॉर्म ट्रेवर्सल। इंटरनल लॉजिक कुछ भी हो सकता है, क्लाइंट के लिए हमेशा यूनिफॉर्म होने वाला है। नेक्स्ट, क्लीन कोड। ऑब्वियसली दैट मेक्स आवर कोड वेरी वेरी क्लीन क्योंकि हमें हर बार हर डेटा स्ट्रक्चर के लिए सेपरेट इटरेशन का लॉजिक नहीं बनाना होगा। एंड देन होता है हमारे पास मल्टीपल ट्रेवर्सल। ये क्या बोलता है, कैन क्रिएट डिफरेंट ट्रेवर्सल लाइक फॉरवर्ड एंड रिवर्स। इस केस में अपन ने नेक्स्ट बनाया। अब इसमें मुझे कोई फंक्शन बनाना है कि मेरा फॉरवर्ड क्या होगा, रिवर्स क्या होगा, सेंटर क्या होगा, मैं कुछ भी बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो मुझे बनाना है लॉजिक और यूजर को तो डायरेक्टली वो यूज करना है। उसके अंदर क्या यूज हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। इसके यूज केसेस देख लेते हैं। तो यूज केसेस क्या होता है, जैसे हमारे पास लिस्ट होती है, एरे होती है, उनका अगर हमें ट्रेवर्सल करना हो तो वो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। हमारे जो ट्री ट्रेवर्सल होते हैं जैसे कि हमारे DFS एंड BFS विच इज गोइंग टू बी डेप्थ फॉर सर्च एंड ब्रेथ फॉर सर्च, तो वहां पर भी अपन उसको यूज कर सकते हैं। हमारे जो ग्राफ ट्रेवर्सल्स हैं हम वहां इसको यूज कर सकते हैं। और जो डेटाबेस रिजल्ट इटरेशन होता है, दैट मींस अगर हम कोई भी डेटाबेस में क्वेरी करते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, उनका जब अपन इटरेशन करते हैं तो उस केस में भी अपन जो अपना इटरेटर डिजाइन पैटर्न है उसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो कि इटरेटर डिजाइन पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। आई नो आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है, हम डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड। आप यूज कर सकते हो, उनके भी यूजेस हैं, आप यूज करिए उनको जहां पर भी यूज करना है। पर जब भी अपन एक स्केल में सिस्टम की बात करते हैं या फिर हमको एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे क्लाइंट इंटरेक्ट करने वाला है, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि क्लाइंट को कभी भी हमारे अकॉर्डिंग अपने यूज केसेस को चेंज ना करना हो। ये तब काम आता है जैसा आपने देखा ट्री, ग्राफ, तो वहां पर हम ये प्रेफर करते हैं कि क्लाइंट को हम एक यूनिफॉर्म इंटरफेस दे पाए जिससे क्लाइंट को कभी भी खुद से चीजें हैंडल ना करना पड़े। क्लाइंट को जो एक बार उसने लॉजिक इंप्लीमेंट कर लिया वो उसी को फॉलो करे। अंडर द हुड अगर हमें कुछ भी चेंजेस करने हम करेंगे, पुश करेंगे, नया पैकेज, नया SDK जो भी हमें बनाना है, नया डेटा स्ट्रक्चर हम यूजर को देंगे। यूजर का काम होगा उस डेटा स्ट्रक्चर को सेम तरीके से ट्रीट करना। अंडर द हुड हम उसे कितना भी ऑप्टिमाइज कर लें, यूजर के लिए उसको यूज करने का तरीका कभी भी नहीं बदलेगा।
तो यही होता है अपना इटरेटर डिजाइन पैटर्न। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हमारा इटरेटर डिजाइन पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, एंड आई थिंक ये काफी यूजफुल भी है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में अपना जो फर्स्ट बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न था विच इज इटरेटिव डिजाइन पैटर्न, वो अपन ने पढ़ लिया था। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना जो सेकंड बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए चलते आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना सेकंड डिजाइन पैटर्न है वो अपना होगा ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न, जो कि हमारा बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न के अंदर आता है। अब ये पैटर्न क्या बोलता है वो समझ लेते हैं। तो ऑब्जर्वर पैटर्न डिफाइंस अ वन टू मेनी डिपेंडेंसी between object so that when one object changes states all its dependents are notified automatically. It's like a notification system कि अगर हमने कोई भी चीज करी तो उसकी नोटिफिकेशन बाकी यूजर्स पे चले जाए। फॉर एग्जांपल जो अपन अभी देखेंगे कि अगर अपन ने कोई भी यूट्यूब पे किसी भी यूजर को सब्सक्राइब करा हुआ है तो उस यूट्यूब चैनल पे फॉर एग्जांपल हमारे पास n नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। अब इस केस में जो हमारा चैनल है वो सब्जेक्ट होगा, सब्सक्राइबर्स हमारे ऑब्जर्वर होंगे, और जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करा करेंगे तो उससे हमारे सारे के सारे सब्सक्राइबर्स को नोटिफाई हो जाएगा कि एक न्यू वीडियो अपलोड हुई है। इसी को अपन कहते हैं एक ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न, कि हम किस तरीके से कोई भी चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सो दैट हम अपने जो और ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नोटिफाई कर पाए कि ओके हमारे यहाँ ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हुई है। तो जितने भी ऑब्जर्वर हैं आप ये जान लीजिए, हम आपको नोटिफाई कर रहे हैं उसके लिए, सिंपल सा। अब अगर अपन विदाउट ऑब्जर्वर पैटर्न इस चीज को करें तो अपन क्या करेंगे कि यूजर चेक मैनुअली एवरी टाइम। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें ये चीज किसी एपीआई कॉल के थ्रू पता चल रही है तो हम उस एपीआई को एवरी सेकंड, एवरी 5 सेकंड हिट करते ही रहेंगे, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच, क्योंकि उससे हमारे सर्वर पर लोड बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आज को हमारे पास 10 यूजर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कल को 1000, 10,000, 1,00,000 यूजर्स हो जाएं एंड अगर वो पर सेकंड एपीआई कॉल करेंगे जस्ट टू नो कि कोई स्टेटस चेंज हुआ है कि नहीं, तो हमारा जो सर्वर है वो ओवरलोड हो जाएगा, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच। तो यही होता है कि मैनुअल पुलिंग, कि हमें मैनुअली चीजें पुल करनी पड़ेंगी, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ये बहुत इनएफिशिएंट तरीका है क्योंकि हम सिस्टम को ओवरलोड कर रहे हैं, एंड डिले इन अपडेट्स हमें देन एंड देयर पता नहीं चलेगा। जब हम कोई एपीआई कॉल करेंगे, मैनुअली चेक करेंगे, हमें तभी पता चलेगा कि हाँ कुछ चेंजेस हुए हैं, इसीलिए डिले होता है। अब इसका कोर आइडिया क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल उसकी स्टेट हुई चेंज। इस केस में अगर हम यूट्यूबर हैं तो हमने एक नई वीडियो डाली, अब हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको हम नोटिफाई करेंगे एंड उनकी जो स्टेट है फिर ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। तो हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं एंड विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन सिस्टम सारे ऑब्जर्वर्स को हम बता रहे हैं कि हमने कोई चेंज करा है। ठीक है, इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, कि हम जो अपने ऑब्जर्वर्स हैं उनको मैनेज करते हैं, देन हम अपने ऑब्जर्वर्स को नोटिफाई भी करते हैं कि अच्छा हमने ये चेंज करा है। ऑब्जर्वर का काम क्या होता है कि वो रिसीव करते हैं हमारी अपडेट्स। ठीक है, अब इसका कोड एग्जांपल देख लेते हैं कि इस केस में हमारा सब्जेक्ट क्या होगा वो अपन समझ लेते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट इनिशियली कुछ भी इनपुट हमसे नहीं लेता, उसने क्या करा है कि उसने एक अंडरस्कोर ऑब्जर्वर करके क्लास वेरिएबल बनाया जो कि एक एम्प्टी लिस्ट है फॉर नाउ, और एक सेल्फ डॉट अंडरस्कोर स्टेट करके बनाया जो कि इनिशियली है नन। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम अपने सब्जेक्ट में अपने ऑब्जर्वर्स को अटैच करेंगे, जैसे किसी भी यूट्यूब चैनल पे हम सब्सक्राइबर्स करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे हम अपने ऑब्जर्वर्स को करेंगे अटैच, और हम यहाँ पे डिटैच भी कर सकते हैं, लाइक अनसब्सक्राइब। ठीक है, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब ही करना। देन हम क्या करेंगे, हम जब भी स्टेट चेंज करेंगे, तो सेट स्टेट का काम क्या होता है? कोई भी न्यू स्टेट प्रोवाइड करना। तो हम सेल्फ डॉट नोटिफाई को कॉल करेंगे विच इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर मेथड, और यहां पर क्या हो रहा है कि हम सारे के सारे ऑब्जर्वर्स को अपडेट कर रहे हैं। दैट इज हाउ हमारे ऑब्जर्वर्स अपडेट होंगे, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर मेथड को कब कॉल कर रहे हैं? जब हमारी स्टेट चेंज हो रही है, तो हमारे सारे ऑब्जर्वर्स को पता चल जाएगा। ये हो गई अपनी सब्जेक्ट क्लास। सेकेंड अपनी क्लास है ऑब्जर्वर क्लास। अब इस ऑब्जर्वर क्लास में क्या हो रहा है कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वर होंगे जिनका हम नेम रखेंगे, और जब भी वो ऑब्जर्वर अपडेट होंगे तो हम एक प्रिंट मैसेज पहुंचाएंगे। तो यहां पर आप देखिए
कि हमने अंडरस्कोर ऑब्जर्वर्स में अपेंड कर रहे हैं ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर वो ऑब्जर्वर क्लास का ऑब्जेक्ट ही होगा और उसके अंदर हमारे पास मेथड अवेलेबल है डॉट अपडेट विच इज गोइंग टू बी दिस वन। तो जब उसने डॉट अपडेट किया, स्टेट भेजा, तो ये पर्टिकुलर प्रिंट मैसेज प्रिंट हो जाएगा। दैट मीन्स हमारी जो स्टेट है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गई और ये ऑब्जर्वर्स को भी पता चल गया, ऑब्जर्वर्स को ये नोटिफाई हो चुका है। वेरी गुड। अब अपन क्या करेंगे कि हमारे पास हमने एक सब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने हमारे पास दो ऑब्जर्वर बनाए विच इज गोइंग टू बी यूजर 1 एंड यूजर 2 और उसके दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। फिर हमने क्या करा कि अपने जो सब्जेक्ट था उसमें उन दोनों ऑब्जर्वर्स को किया अटैच, फिर हमने जो अपनी स्टेट थी उसको किया अपडेट। तो सेट स्टेट की मदद से हमारी स्टेट जो होगी अपडेट, जैसी हमारी स्टेट हुई अपडेट, जो कि हमने बोला न्यू वीडियो अपलोडेड, तो आपको पता है कि जो नोटिफाई करके हमारा मेथड है वो हमारा कॉल होगा और जब नोटिफाई कॉल होगा तो उसके अंदर हमारे ऑब्जर्वर्स की जो स्टेट है वो अपडेट हुई है, इसका प्रिंट मैसेज जाएगा कि सेल डॉट नेम रिसीव अपडेट। तो इस तरीके से हमारा जो ऑब्जर्वर पैटर्न है वो काम करता है कि हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो उसका अपडेट सारे ऑब्जर्वर्स को हो जाए। अगर अपन देखें तो हमारे पास जो सब्जेक्ट था उस पे 3 ऑब्जर्वर थे जिनको हमें नोटिफाई करना था, तो हमने विद द हेल्प ऑफ नोटिफाई उनको नोटिफाई कर दिया। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? लूज कपलिंग, हम कल को कितने भी ऑब्जर्वर ऐड कर सकते हैं बिकॉज वो एक लिस्ट है और सारे के सारे अपडेट होंगे। रियल टाइम में अपडेट होता है क्योंकि एज सून एज समथिंग हैज चेंज हमने वहीं के वहीं नोटिफाई कर दिया। स्केलेबल है क्योंकि मैं कितने भी ऑब्जर्वर ऐड कर सकता हूं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड ये एक इवेंट ड्रिवन डिजाइन है विच इज द लेटेस्ट पैटर्न जो अपन फॉलो करते हैं कि हम बार बार एपीआई कॉल करके पता नहीं लगाते कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, हमें इवेंट के थ्रू पता चलता है कि अच्छा ये इवेंट आया, दैट मीन समथिंग हैज चेंज। तो इसलिए इवेंट ड्रिवन पैटर्न। इसके यूज केसेस क्या होंगे कि नोटिफिकेशन सिस्टम, आजकल अपन एंड्रॉइड फोन, iOS वगैरह सब यूज करते हैं, आपको पता है कि नोटिफिकेशन आती है, इवन लैपटॉप्स वगैरह में भी नोटिफिकेशन आती है। कैसे आता है? इसी की मदद से। इवेंट सिस्टम, जैसे कि आपने देखा कि एक इवेंट होता है नोटिफिकेशन हमारे लिए, तो जितने भी इवेंट बेस्ड सिस्टम्स होते हैं जो इवेंट ड्रिवन होते हैं, जो इवेंट के बेसिस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो। चैट एप्लीकेशन, हम जो कोई भी मैसेज भेजते हैं तो वो किस तरीके से पहुंचता है मैसेज, वो भी एक इवेंट ड्रिवन है। हम बार बार एपीआई कॉल नहीं कर रहे कि आपने कोई नया मैसेज भेजा है कि नहीं, वो इवेंट है, वो ऑटोमेटिकली आता है। ऑल दो वो अंडर द वेब सॉकेट वगैरह यूज करता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। और लास्ट इज पब सिस्टम। अब ये पब सिस्टम क्या होता है? तो पब का मतलब होता है पब्लिश, सब का मतलब होता है सब्सक्राइब। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। अब ये जो पब सब सिस्टम होता है ये बेसिकली हमें नया सिस्टम प्रोवाइड किया है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम आपको पब्लिश करेंगे कोई भी चीज जो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको। तो हम सबसे पहले अपने किसी भी इवेंट पे, किसी भी ऑपरेशन पे सब्सक्राइब करते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर ऑपरेशन पे, इस पर्टिकुलर चीज पे कोई भी चेंजेस हो तो वो हमें बता दो। फॉर एग्जाम्पल, कल को मैंने बनाया यूट्यूब का सिस्टम पब की मदद से, तो वहां पर क्या होगा कि मेरे पास पब्लिश करने को होंगे यूट्यूब वीडियोस और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं आप जैसे अच्छे लोग। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी नई यूट्यूब वीडियो डाली, जैसे ही मैंने कोई भी नई यूट्यूब वीडियो डाली तो मैंने अपनी वीडियो करी पब्लिश, और जैसे ही मैंने अपनी वीडियो करी पब्लिश तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर थे उनको जाएगा नोटिफिकेशन। दैट इज आवर पब सब सिस्टम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब ऑब्जर्वर और पब सब में अंतर क्या होता है वो और समझ लीजिए। जो ऑब्जर्वर होता है वो डायरेक्ट डिपेंडेंसी हमारी मेंटेन करता है कि हम डायरेक्टली उसको बताएंगे कि हमारे पास कोई स्टेट में चेंजेस आए हैं। वेयर जो पब सब होता है वो इनडायरेक्ट होता है क्योंकि वो एक ब्रोकर यूज करता है। दैट मीन्स हमारे जो भी नोटिफिकेशन है पहले वो एक ब्रोकर के पास जाएंगे एंड देन जो ब्रोकर होगा वो सारे सब्सक्राइबर्स को बताएगा कि कोई चेंजेस हुए हैं। इससे बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि हमारा काफका एक इस टाइप का ही सिस्टम है जो कि ब्रोकर के थ्रू चलता है। इससे क्या रहता है कि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी लॉस नहीं होते हैं एंड हमारे पास उनका जो बैकअप होता है वो भी होता है कि इफ इन केस हमारे क्यू में नोटिफिकेशन जा रहे हैं, जो कि अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन है वो एक साथ नहीं, वो क्यू में जाएंगे, क्यू में हम एक एक सब्सक्राइबर को भेजते रहेंगे सो दैट हमारा सिस्टम ओवरलोड ना हो। लेकिन इफ इन केस उसमें कुछ लॉस होता है तो हम उसको भी प्रिजर्व करते हैं सो दैट वो जो जो यूजर्स रह गए हैं उनको वो दोबारा भेज दें। तो इसीलिए हम ब्रोकर यूज करते हैं एंड वो सिस्टम बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं एंड स्केलेबल भी होते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न विच इज अ वेरी गुड पैटर्न टू अंडरस्टैंड। जो हमारे लेटेस्ट आर्किटेक्चर है वो इसी टाइप के पैटर्न्स पे चलते हैं क्योंकि हम बार बार एपीआई कॉल करके अपने सिस्टम को ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश।
तो अपन अपने बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देख रहे थे एंड अभी तक अपन अपने 2 पैटर्न देख चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना थर्ड पैटर्न देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना थर्ड बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न। ये क्या बोलता है समझ लेते हैं। स्ट्रैटेजी पैटर्न डिफाइंस अ फैमिली ऑफ एल्गोरिथम्स, एनकैप्सुलेट ईच वन एंड मेक्स देम इंटरचेंजेबल। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गूगल मैप्स का नेविगेशन सिस्टम है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और हमारे पास उसके लिए 3 रास्ते हैं। अब जो अपना पहला है वो है अपने लिए फास्टेस्ट, दूसरा है शॉर्टेस्ट एंड जो तीसरा है वो हमें बोलता है अवॉइड टोल। अब ये जो 3 हमारे पास तरीके हैं वो हमारी 3 स्ट्रैटेजीज हैं। अंडर द हुड हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं ये हमारा जो क्लाइंट है या अपन बोल सकते हैं जो अपना यूजर है वो अवेयर नहीं है। ये हमें पता है, यूजर को बस ये पता है कि उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और 3 ऑप्शन है उसके पास, वो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। तो यही होता है अपना कि हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स होती हैं एंड वो इंटरचेंजेबल होती हैं यूजर के एंड पे। यूजर को उसके लिए कोड का बिहेवियर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब अगर अपन विदाउट स्ट्रैटेजी पैटर्न करेंगे तो अपन को क्या करना होगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यूपीआई पेमेंट का एक तरीका है, कार्ड पेमेंट का तरीका है एंड वॉलेट पेमेंट का तरीका है। तो उसके लिए मैं 3 डिफरेंट मेथड्स कॉल करूंगा, इधर प्रोसेस यूपीआई, प्रोसेस कार्ड, प्रोसेस वॉलेट एंड कल को मेरे पास और डिफरेंट तरीके आ गए तो मैं इफ एल्स कंडीशन लगाता ही रहूंगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, टू मैनी इफ एल्स कंडीशन जो मैंने बताया, हार्ड टू एक्सटेंड, क्योंकि अगर ये हम एक प्लेस पे यूज कर रहे हैं और हमें इसे मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना है तो हमें हर जगह बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे, तो हार्ड टू एक्सटेंड। ठीक है, कोड डुप्लीकेशन, बहुत ज्यादा कोड का डुप्लीकेशन होना पड़ेगा, बार बार पेमेंट टाइप हम चेक कर रहे हैं हर जगह। एंड वायलेट्स ओपन क्लोज प्रिंसिपल, दैट मीन्स ओपन फॉर एक्सटेंशन होता है एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, पर हम यहाँ पर ही मॉडिफिकेशन करे जा रहे हैं, तो हम इसे एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, हम इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच। इसका कोर आइडिया क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो हमारे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा कि आपको किस टाइप का करना है एंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजीज जो हमारे पास अवेलेबल होंगी हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी कॉल करनी है, या फिर यूजर हमें बता भी सकता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी वो यूज करना चाहता है, जैसे हमारे पास था कि फास्टेस्ट, शॉर्टेस्ट या फिर अवॉइड टोल। ठीक है, अब अपन कोड देखते हैं कि अगर अपन को विथ स्ट्रैटेजी पैटर्न करना है तो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले अपन ने बनाया एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि अपनी है स्ट्रैटेजी इंटरफेस। अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया कि हमारे जितने भी पेमेंट के तरीके हैं उनमें पे मेथड होना चाहिए एंड हम इसी की मदद से ये फाइनली डिसाइड करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी मेथड आ रहा है तो उसको पे कॉल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारी होंगी कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज, दैट मीन यहाँ पे हमारा एक्चुअल लॉजिक होगा। पहला है हमारा यूपीआई पेमेंट स्ट्रैटेजी से आ रहा है, पे होना जरूरी है, वेरी गुड। कार्ड पेमेंट सेम एंड वॉलेट पेमेंट सेम तरीका, तीनों पेमेंट स्ट्रेटेजी से आए हैं। पेमेंट स्ट्रेटेजी को अपन लोग इनहेरिट करते हैं तो तीनों में पे होना जरूरी है, मैंडेटरी होना जरूरी है, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ये होना जरूरी है। दैट मीन्स इन तीनों के स्ट्रक्चर सेम हो गए। अब स्ट्रक्चर सेम है तो इंटरचेंजेबली अपन इन्हें यूज कर सकते हैं। तो अब अपन ने अपना नेक्स्ट कोड लिखा विच इज पेमेंट कॉन्टेक्स्ट, ये हो गया अपना कॉन्टेक्स्ट क्लास। तो यहां अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन पास करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी जिसका टाइप होगा पेमेंट स्ट्रैटेजी, जो कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी। दैट मीन्स यहां पर हमारे पास यूपीआई भी आ सकता है, कार्ड भी आ सकता है और वॉलेट भी आ सकता है। एंड बेस्ड ऑन दिस जब हम करेंगे एग्जीक्यूट पेमेंट जो कि यूजर के लिए है, अंडर द हुड हम यूज करेंगे पे जो हमारे लिए है, वेरी गुड। अब अपन क्या करेंगे, देखेंगे अपना क्लाइंट कोड कि मुझे करना है यूपीआई पेमेंट। आप कोई भी लो, यूपीआई लो, कार्ड लो, वॉलेट लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो क्लाइंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है पेमेंट कॉन्टेक्स्ट। पेमेंट कॉन्टेक्स्ट में उसने पास करी स्ट्रैटेजी, कॉन्टेक्स्ट आया और उसने कहा एग्जीक्यूट पेमेंट। उसने बोला एग्जीक्यूट पेमेंट, अंडर द हुड यूपीआई कैसे काम करता है उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसने बोला एग्जीक्यूट पेमेंट, पेमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। कल को अगर मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, मुझे करना है कार्ड पेमेंट, तो मैंने बोला कॉन्टेक्स्ट डॉट स्ट्रैटेजी, मेरी स्ट्रैटेजी को कर दो अपडेट फ्रॉम यूपीआई पेमेंट टू कार्ड पेमेंट, और जो था उसका पेमेंट उसको कर दो एग्जीक्यूट। अंडर द हुड अपन जानते हैं कि ये पे कॉल करेगा, दैट्स इट। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यूजर को नहीं पता था कि अंडर द हुड कौन सी एल्गोरिथम यूज हो रही है या कौन सा पेमेंट मेथड का फंक्शन कॉल हो रहा है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूट पेमेंट जो उसके लिए यूनिफॉर्म रहने वाला है फॉर एवरी पेमेंट टाइप, दैट इज आवर स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न। अब यहां पे अपन क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली कि अपन जो पेमेंट कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर पास करें अपनी स्ट्रैटेजी और वो स्ट्रैटेजी के थ्रू पेमेंट हो रहा है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि एलिमिनेट कर देता है इफ एल्स। हम यहाँ पे कितनी भी क्लासेस बना सकते हैं, कितने भी टाइप्स के, हमें इफ एल्स नहीं लगाना, हर जगह चेंजेस नहीं करने। इनपुट के टाइम पे हम कोई सी भी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो करता है, क्यों?
ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, जो कि ये पर्टिकुलर कोड फॉलो कर रहा था। फ्लेक्सिबल है क्यों, कल को हम कितनी भी पेमेंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्लास ही तो बनानी है, एक जगह बनाओ हर जगह यूज करो। एंड रीयूजेबल कोड, ये कोड हमारा रीयूजेबल है, हमने एक बार कॉन्टेक्ट बनाया उसी में हमने अपडेट कर दिया अपनी स्ट्रैटेजी, रीयूजेबल कोड। एंड एक्चुअली हम देखा जाए तो ये कोड भी हमारा रीयूजेबल है, क्योंकि हम एक सेपरेट फाइल में अपनी सारी स्ट्रैटेजीज को रख सकते हैं एंड वहां से इंपोर्ट करके हम कहीं पर भी इन्हें यूज कर सकते हैं, और इनको जितना भी चाहे उतना एक्सटेंड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स एक बार कोड लिखो, बार बार रीयूज करो, हर जगह इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। देन हमारे आते हैं यूज केसेस। हमारे जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, एग्जाम्पल देख ही लिया था। सॉर्टिंग एल्गोरिथम है कि कब कौन सी सॉर्टिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी है, बहुत सारी एल्गोरिथम है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, बहुत भर के हमारे पास। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कि फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन रीजन, बेस्ड ऑन कंट्रीज हमारे पास डिफरेंट प्राइस होती हैं, करेंसीज होती हैं, वो भी अपन हैंडल कर सकते हैं। एंड लास्ट इज ऑथेंटिकेशन सिस्टम। आपको पता है हमारा ईमेल बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, जो हमारे पास गूगल का ओ ऑथ होता है वो होता है, फिर हमारे पास ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का होता है, एप्पल का होता है, गिटअप का होता है, ऐसे भर के बहुत सारे होते हैं हमारे पास, फेसबुक का भी होता है, ट्विटर का भी होता है। तो वो सारे ऑथेंटिकेशन सिस्टम में स्ट्रैटेजीज हैं, देखा जाए तो वो सारी स्ट्रैटेजीज ही हैं, तो अंडर द हुड वो इस तरीके से मैनेज हो जाती हैं। तो ये था अपना स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न, जो ये मेक श्योर करता है कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं एंड अगर आप चाहते हो कि अपन उसको कितना भी एक्सटेंड कर पाए इन फ्यूचर बाय एडिंग मोर स्ट्रैटेजीज, तो इस तरीके से अपन कोड लिख सकते हैं सो दैट वो हमारा जितना चाहे उतना एक्सटेंड हो सकता है। हमें इफ एल्स लगा के उसे टाइटली कपल नहीं करना, ठीक है। तो यही होता है अपना स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न। ये हमारा मशीन लर्निंग में भी यूज हो सकता है, क्योंकि हम मशीन लर्निंग में भी डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज कर सकते हैं, तो वहां पर भी अपन इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एल्गोरिथम में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है। इवन आजकल अपन एआई की बात करते हैं, तो एआई में अगर अपन को डिफरेंट एजेंट सिस्टम है उनके लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कौन सा एलएलएम कॉल करना है वो भी अपन एक एज अ स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत जगह यूज हो सकता है, तो काफी यूजफुल डिजाइन पैटर्न है, आपको ये अच्छे से समझना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने जो बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न उनको पढ़ रहे थे, अभी तक अपन अपने 3 बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देख चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना जो 4th बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है उसको देखने वाले हैं। तो चले चलते हैं आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना 4th बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं कमांड डिजाइन पैटर्न। ये क्या बोलता है समझ लेते हैं। Command pattern encapsulate a request as an object, thereby allowing parameterization of clients with different request। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टीवी का रिमोट है, उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं। वो ऑपरेशन जब अपन परफॉर्म करते हैं तो वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं, उनका जो लॉजिक है वो यूजर के लिए हिडन होता है, लेकिन उसको किस तरीके से करा जाता है वो अपन यहां पर समझेंगे कि अगर हमने टीवी ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, तो वो परफॉर्म तो हो रहा है पर किस तरीके से हो रहा है, अंडर द हुड वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल कैसे है, वो अपन इस पर्टिकुलर पैटर्न में समझेंगे। तो अपन इसका एग्जांपल देखते हैं, जो मैंने अभी बताया था वही है कि अगर हमारे पास रिमोट में बटन है, जैसे कि टीवी का ऑन का बटन, टीवी का ऑफ का बटन, तो उस केस में हमारा जो रिमोट है वो हमारा हो गया सेंडर, रिमोट के थ्रू हम सेंड करते हैं। तो टीवी हो गया, वो हो गया हमारा रिसीवर, और जो बटन प्रेस हो गई वो हमारी हो गई कमांड। दैट मीन्स जब हमने जो रिमोट था उसमें कोई भी बटन प्रेस किया तो उसमें हमने एक कमांड भेजी रिसीवर के पास जो कि एग्जीक्यूट हुई। एंड वो जो कमांड है वो बहुत डायनेमिक हो सकती है, तो वो किस तरीके से हैंडल करी जाती है सो दैट कितना भी उसे स्केल कर पाए वो अपन समझेंगे यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो वहीं पर अगर अपन यही चीज विदाउट कमांड पैटर्न करें तो हमें बहुत सारी इफ एल्स कंडीशन लगानी होगी कि अगर जो बटन है वो ऑन है तो टीवी को टर्न ऑन करो, ऑफ है तो टर्न ऑफ करो। कल को अगर हमें ये पर्टिकुलर लॉजिक मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना है तो हर जगह इफ एल्स लगानी है। कल को हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशन है तो बार बार इफ एल्स लगाएंगे, नॉट अ गुड अप्रोच। ऐसे तो हमारा कोड बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, हार्ड टू मैनेज हो जाएगा, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, टाइट कपलिंग। इफ एल्स है तो मतलब टाइट कपलिंग हर जगह होगी ही होगी। हार्ड टू एक्सटेंड, मल्टीपल जगह यूज कर रहे हैं, कितने इफ एल्स लगाएंगे। इसमें भी अगर मेरे पास कल को 100 ऑपरेशन हो गए तो क्या मुझे बढ़ाना है तो इफ एल्स लगाऊंगा, नॉट अ गुड अप्रोच। नो अंडू रीडू सपोर्ट। मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, कल को मुझे उसे अंडू करना है तो मैं कर सकता हूं, नहीं। अंडू का मतलब मैंने टीवी करी ऑन, फिर मैंने करी ऑफ, अब मुझे दोबारा करनी है ऑन, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो ऑफ है जिससे मैं ऑन कर पाऊं। तो मेरे पास अंडू का फीचर भी होना चाहिए कि अगर मैंने ऑन करा फिर ऑफ करा तो मैं अंडू करके दोबारा ऑन भी कर सकता हूं। तो
तो वो यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन है। वहां पर हम एक एक कमांड को सेपरेटली प्रोवाइड कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम बटन को कब तक मॉनिटर करेंगे, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच। हम बटन की जगह कमांड को मॉनिटर करेंगे। देन आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स लॉजिक। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स लॉजिक। हम इसको कोड के थ्रू समझेंगे, विच इज गोइंग टू बी अ बिट कॉम्प्लेक्स बट वेरी वेरी गुड पैटर्न टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो स्केलेबल बहुत ज्यादा होगा। अब इसका अपन कोर आइडिया देख लेते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास एक होगा क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक क्लाइंट है, उसने भेजी कमांड रिसीवर के पास। ये जो कमांड है ये होगी एग्जीक्यूट, एंड फिर रिसीवर के पास जो भी ऑपरेशन था वो हो जाएगा परफॉर्म। जैसे टीवी ऑन या टीवी ऑफ का हमने कमांड भेजी एग्जीक्यूट करके, ठीक है। अब ये कमांड क्या होता है? कमांड एक ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है हमारा एक्शन। तो ये जो कमांड है ये हमारा कोई भी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि टीवी ऑन का और ऑफ का, एंड ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। देन जो रिसीवर है वो हमारा एक्चुअल वर्क करता है। उस जैसे टीवी ऑन करना ऑफ करना, तो जो रिसीवर है वो ऑफ हो जाएगा ऑन हो जाएगा, तो रिसीवर हमारा एक्चुअल वर्क करता है। अब अपन इसका कोड देख लेते हैं। तो इस केस में जैसा हमने बताया था कि जो हमारी कमांड है वो हमारी है ऑन ऑफ। तो अगर हमारी कमांड ऑन ऑफ है तो हमें जो कमांड है उनका एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, इसलिए हमने कमांड की बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये हो गया हमारा कमांड का इंटरफेस, कि हमारी कमांड का इंटरफेस क्या होगा। देन हमारे पास एक टीवी जो कि हमारा हो गया रिसीवर। टीवी के पास दो फंक्शन है, टीवी को ऑन करना है, टीवी को ऑफ करना है। किस तरीके से होगा वो अपन देखते हैं। तो अब हमने क्या किया कि हमने कॉन्क्रीट कमांड बनाई। जैसा कि मैंने बताया कि अपन ने इस बार कमांड्स की भी क्लासेस बनाई है कि कौन कौन सी कमांड्स हैं। तो अब भी हमारे पास टर्न ऑन है कि टीवी को टर्न ऑन करने की भी कमांड है, जो एक ऑब्जेक्ट लेगा एंड उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। और ये हमारी कॉन्क्रीट है, दैट मीन्स इसमें हमारा कोड डिफाइंड होगा, विच इज गोइंग टू बी टीवी डॉट टर्न ऑन। कि दैट मीन्स जब भी हम टर्न ऑन कमांड को कॉल करेंगे उसका काम क्या है, टीवी को ऑन करना। सिमिलरली हमारे पास टर्न ऑफ कमांड है, वो हमारे टीवी को टर्न ऑफ करेगा एंड वो भी सेम एक टीवी को ऑब्जेक्ट लेगा। तो ये हो गया हमारे कॉन्क्रीट कमांड्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा रिमोट कंट्रोल। इसका काम क्या होगा कि ये हमसे लेगा कमांड और उसको करेगा एग्जीक्यूट बाय कॉलिंग द प्रेस बटन मेथड। तो ये हो गया हमारा इन्वोकर, दैट मीन्स रिमोट। अब आ गया हमारा क्लाइंट कोड। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम एक टीवी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। टीवी हमारा एक एक्चुअल रिसीवर है जिसपे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब हमने क्या किया कि हमने ये जो टीवी था ये हमने टर्न ऑन कमांड एंड टर्न ऑफ कमांड पे भेजा, क्योंकि हमें ये टीवी पे परफॉर्म करने हैं। तो हमने ऑन कमांड एंड ऑफ कमांड बनाया। फिर हमने क्या करा, हमने एक रिमोट कंट्रोल बनाया उसका ऑब्जेक्ट, और हमने रिमोट कंट्रोल में सबसे पहले करा सेट कमांड ऑन कमांड, और हमने किया प्रेस बटन। जैसे ही मैंने किया प्रेस बटन, दैट मीन्स जो ऑन कमांड है उसमें जो टर्न ऑन का फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। और जैसे ही हमारा टर्न ऑन कॉल होगा, दैट मीन्स ये वाला मेथड हमारा कॉल हो रहा है, दैट मीन्स टीवी हमारी ऑन हो गई। सिमिलरली कल को मैंने सेट कमांड करा ऑफ कमांड और फिर करा प्रेस बटन, तो जो हमारा टर्न ऑफ फंक्शन था टीवी क्लास का वो कॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी जितने भी कमांड्स होते हैं ना, हम उनको भी एज अ ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हैं, जो हमारे सिस्टम को बहुत ज्यादा स्केलेबल बना देता है। इसके बेनिफिट क्या है? लूज कपलिंग। कल को हम कितनी भी कमांड की क्लासेस बना सकते हैं, टीवी क्लास को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अंडू रीडू सपोर्ट, ये क्या बोलता है? कमांड्स कैन बी स्टोर एंड देन रिवर्स। मैंने क्या किया, कमांड को ऑन किया ऑफ किया, मैंने इनको स्टोर करा, तो मैं ऑफ और ऑन भी कर सकता हूँ, अंडू रीडू कर सकता हूँ। ये तो बेसिक सा ऑपरेशन था। फॉर एग्जांपल कल को मैंने किसी टेक्स्ट एडिटर पे कुछ टाइप किया, मुझे उसे रिमूव करना है, फिर मुझे कंट्रोल दी करके दोबारा लेकर आना है, इस टाइप के ऑपरेशन। क्यू एंड लॉगिंग, कमांड्स कैन बी क्यूड और लॉग्ड। ये जो कमांड्स हैं इनको हम क्यू में भी ऐड कर सकते हैं कि एक एक करके परफॉर्म हो। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा यूजर्स हैं जो एक ही पर्टिकुलर चीज पे बार बार परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशंस, तो हम उनको क्यू कर सकते हैं एंड इन सारे ऑपरेशंस को लॉग भी कर सकते हैं, तो दैट हमें पता हो कि हमने लास्ट कौन से ऑपरेशन करें। इफ इन केस कोई प्रॉब्लम आए उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड ये हमारे सिस्टम को बनाता है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल। कैन ऐड न्यू कमांड्स इजीली, हम कोई भी न्यू कमांड्स बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा कमांड डिजाइन पैटर्न, जो कि हमारे जो कमांड्स हैं उनको भी एज एन ऑब्जेक्ट यूज करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, विच इज अ वेरी वेरी गुड कैपेबिलिटी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, आई होप इसका कोड भी आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे हम बस यही कर रहे हैं कि हमने एक टीवी करके क्लास बनाई, उसमें जितने भी मेथड थे उन पर्टिकुलर मेथड की भी हमने क्लासेस बनाई एंड उनको एज अ ऑब्जेक्ट अपन ने यूज किया बाय प्रोवाइडिंग इट टू द सेट कमांड मेथड। ठीक है, तो यही था हमारा कमांड डिजाइन पैटर्न।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न कर रहे थे एंड उसमें से अभी तक अपन अपने 4 बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देख चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना 5th बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देखने वाले हैं। तो चले चलते आईपैड पे और उसको शुरू करते हैं। अब जो अपना 5th बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं टेम्पलेट मेथड डिजाइन पैटर्न। जो कि क्या बोलता है वो अपन समझ लेते हैं। टेम्पलेट मेथड पैटर्न defines the skeleton of an algorithm in a method differing some step to subclasses। इसको अपन अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल टी या कॉफी बनानी है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमें जो वाटर है उसको हमें बॉईल करना पड़ता है, उसमें हमें बेस डालना पड़ता है विच कैन बी टी और कॉफी। हमें उसको एक कप में पोर करना होता है और जो भी एक्स्ट्रास होते हैं वो डालने पड़ते हैं, जैसे कि हमारी शुगर हो गई या फिर मिल्क हो गया। अब अगर अपन को विदाउट टेम्पलेट मेथड पैटर्न इस चीज को करना हो तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें टी बनानी है तो उसका एक सेपरेट लॉजिक होगा, सेपरेट क्लास होगी, सब कुछ सेपरेट होगा। और अगर हमें कॉफी बनानी है तो सब कुछ उसका सेपरेट होगा। लेकिन जो ये बॉइल वाटर और पोर इन कप स्टेप है वो दोनों में है कॉमन, पर हमें वो यहाँ पे सेपरेट सेपरेट लिखना पड़ेगा इन बोथ द केसेस। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पहली प्रॉब्लम अपनी आती है कोड डुप्लीकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा बॉइल वाटर और पोर इन कप हमें बार बार लिखना पड़ेगा, तो वो हो गया हमारा कोड डुप्लीकेशन। सेकेंड, सेम फ्लो अगेन एंड अगेन। ये जो प्रोसेस है ये दोनों में ऑलमोस्ट सेम रहेगी, तो हमें फ्लो बार बार लिखना पड़ेगा। कभी इन फ्यूचर फ्लो चेंज करना पड़ा तो हर जगह चेंजेस करना पड़ेगा। दैट इज वाई सेम फ्लो अगेन एंड अगेन एंड हार्ड टू मेंटेन। क्योंकि अगर हमें इन फ्यूचर कभी भी चेंजेस करने हो तो बार बार मल्टीपल जगह चेंजेस करने पड़ेंगे। दैट इज वाई हार्ड टू मेंटेन। अब इसको सॉल्व करने का आइडिया क्या है कि हम क्या करेंगे, हमारा जो टेम्पलेट मेथड है ना उसके अंदर अपने सारे स्टेप्स डिफाइन करेंगे और बोल देंगे कि स्टेप 1 हमारा फिक्स्ड है, स्टेप 3 हमारा फिक्स्ड है, 2 और 4 हमारे कस्टम है, तो उसको आप डायनेमिक रखिए। ठीक है, यहाँ पे जो अपना बेस क्लास है वो क्या बोलता है, डिफाइंस द एल्गोरिथम। और जो सब क्लास है इंप्लीमेंट स्पेसिफिक स्टेप्स। तो जो बेस क्लास है वो पूरी की पूरी एल्गोरिथम डिफाइन करेगा, जो सब क्लास है उसके जो स्टेप्स हैं बेसिकली जो डायनेमिक स्टेप्स हैं उसको बताएगा। ठीक है, अब अगर अपन को इसका कोड करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले अपन अपनी बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास विच इज गोइंग टू बी आवर बेवरेज क्लास। इसके अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स होंगे। पहला मेथड होगा प्रिपेयर, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि वाटर को बॉईल करना, बेस ऐड करना, पोर करना और जो भी एक्स्ट्रा है वो ऐड करना। तो यही हमारी प्रिपरेशन प्रोसेस है। अब इसमें जो बॉइल वाटर है और जो पोर करना है वो हमारा कॉमन लॉजिक है, तो अपन ने उसको यहीं पर डिफाइन कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, ये हमारे नॉर्मल मेथड है। दैट मीन्स ये हमने वहीं पर डिफाइन कर दिया। अब अपन को जितनी भी सेपरेट क्लासेस बनानी है इन दो फंक्शन को अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। वहीं पर जो हमारा बेस और जो ऐड एक्स्ट्रा था ये हमारे डायनेमिक थे, ये हमारी कस्टम मेथड थे, तो इसको अपन ने बनाया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। दैट मीन्स जो भी अपन न्यू क्लास बनाएंगे तो ये दो मेथड हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब हमारे पास एक होगी टी क्लास जो कि बेवरेज से आ रही है, और जैसा मैंने बताया था ऐड बेस और जो ऐड एक्स्ट्राज है वो अपन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्लास है और इन दोनों को हमें टच करने की भी जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे अपनी टी क्लास बनाई, अपन ने ऐड बेस करा और ऐड एक्स्ट्रास करा। ऐड बेस में करा एडिंग टी लीफ और ऐड एक्स्ट्रा में करा एडिंग शुगर। वहीं पर हमने जो कॉफी क्लास थी उसमें बोला एडिंग कॉफी पाउडर, एडिंग मिल्क एंड शुगर। हमने ये करा, तो ये हमारे हो गए कॉन्क्रीट क्लासेस। अब इसके बाद हमारा क्लाइंट कोड आता है और हमारा क्लाइंट कोड क्या बोलता है कि मुझे पहले बनानी है टी। तो मैंने बोला कि मुझे बनानी है टी, मैंने टी का बनाया ऑब्जेक्ट और टी मेरा बेवरेजेस से आया है, तो मैं टी में डॉट प्रिपेयर कर सकता हूं। जैसे ही मैंने डॉट प्रिपेयर करा तो मेरे ये मेथड्स कॉल होंगे। बॉइल वाटर यहां से आएगा, ऐड बेस मेरा यहां से आएगा, पोर मेरा यहां से आएगा और जो ऐड एक्स्ट्राज है वो मेरा यहां से आएगा। तो इस तरीके से मेरे जो प्रोसेस के दो स्टेप्स है वो मेरे हो गए कस्टम। सिमिलरली मुझे कॉफी बनानी है तो सेम हमारा कॉफी के लिए भी फॉलो करेगा कि हमारा जो बॉयल और पोर है वो हम अपना बेवरेज क्लास से ले लेंगे और जो हमारा ऐड बेस है और ऐड एक्स्ट्रा है वो हम कॉफी क्लास से ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो टेम्पलेट मेथड पैटर्न होता है उसको अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रिपेयर है वो क्या है, वो हमारे एक टेम्पलेट मेथड है और हमारा फ्लो हमेशा सेम रहेगा। सब क्लास डिफाइन करेंगे हमारे कस्टम स्टेप्स को। तो यहाँ पर अगर अपन देखें जो अपना टेम्पलेट मेथड है उसमें जो बॉइल वाटर और पोर था
वो हमारा सेम था, वो हमारा उसी पर्टिकुलर बेवरेज क्लास में हमने डिफाइन किया था। वेयर जो एड बेस और एड एक्स्ट्रा था ये हमेशा कस्टम थे और ये हमारी दूसरी सब क्लासेस से आ रहे थे। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहला कोड रीयूज, वो अपन ने देख लिया कि अपने कैसे जो अपना बॉइल वाटर और पोर था उसको हमने बार बार रीयूज कर रहे हैं। कंसिस्टेंट फ्लो, वो भी अपन ने देख लिया, बेवरेज क्लास के अंदर जो फ्लो था हम बार बार वही यूज कर रहे हैं। इजी एक्सटेंशन, कल को मुझे इसमें कोई एक्सटेंशन करना है, आज को मैं टी कॉफी बना रहा हूँ, कल को मुझे कोई और डिफरेंट बेवरेज बनाना है, मैं वो भी बना सकता हूँ। एंड क्लीन डिजाइन, आई थिंक वो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा डिजाइन कितना क्लीन था। नेक्स्ट आते हैं इसके यूज केसेस। सबसे पहला है डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन। जो हमारी डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस हैं हम वहां पर इसको यूज कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, बीच में कुछ कस्टम स्टेप्स अपन उनको अपडेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सब क्लासेस। फ्रेमवर्क्स लाइक जेंगो, व्यूज, फ्लास्क, लाइफ साइकिल वहां पर यूज होता है। फाइल पार्सिंग टेक्निक, फाइल को जब अपन पार्स करते हैं उनकी टेक्निक्स में यूज होता है। एंड ईटीएल पाइपलाइंस, तो ये बेसिकली जो हमारे डेटा इंजीनियर होता है उनके लिए आता है, विच इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो ये हमारे ईटीएल पाइपलाइन होती है, जनरली डेटा इंजीनियर इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो यही होता है अपना टेम्पलेट मेथड डिजाइन पैटर्न। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड था। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देख रहे थे एंड अभी तक अपन अपने 5 बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देख चुके हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना 6 बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना 6 पैटर्न है वो बोलता है अपन को कि उसका नाम है स्टेट डिजाइन पैटर्न। अब ये स्टेट डिजाइन पैटर्न क्या होता है? तो स्टेट पैटर्न allows an object to alter its behavior when its internal state changes. That means हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसके बिहेवियर को ऑल्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो उसकी इंटरनल स्टेट है, अगर वो चेंज हुए तो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्रैफिक लाइट है, उसके अंदर 3 लाइट्स होती हैं हमारे पास, जैसे कि रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड का मतलब स्टॉप, येलो का मतलब वेट एंड ग्रीन का मतलब गो। तो ये हमारी 3 स्टेट है जो हमारी चेंज होती है, रेड से येलो, येलो से ग्रीन। ठीक है, अब अगर अपन इसको विदाउट स्टेट पैटर्न करें तो हमें क्या करना होगा? हमें इफ एल्स कंडीशन लगानी होगी कि अगर स्टेट हमारी रेड है तो स्टॉप हो जाए, स्टेट हमारी येलो है तो वेट करे, स्टेट हमारी ग्रीन है तो गो हो। इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी? सबसे पहले टू मैनी इफ एल्स कंडीशन। कल को हमारे पास बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं तो हमें बहुत ज्यादा इफ एल्स कंडीशन लगाने पड़ेंगे। देन हार्ड टू मेंटेन, हमें अगर ये बार बार मल्टीपल प्लेसेस में यूज करना है तो बार बार हमें इसे मेंटेन करना मुश्किल होगा। देन डिफिकल्ट टू स्केल, इसको स्केल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम इफ एल्स कंडीशन के थ्रू इसको बना रहे हैं। इसका कोर आइडिया क्या होता है कि हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हम कॉन्टेक्स्ट को पास करते हैं स्टेट इंटरफेस के पास एंड स्टेट इंटरफेस क्या करता है कि जब भी कोई भी स्टेट चेंज होती है तो बेस्ड ऑन जो उसकी स्टेट चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट का अपन बिहेवियर चेंज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो क्लास ए का है तो अपन उसे क्लास बी का बना लेते हैं। आप इस तरीके से समझिए, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बदल गया। अब अगर अपन इसका कोड देखें तो फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले बनाएंगे एक स्टेट इंटरफेस जो कि होगा हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसके अंदर हमारे पास एक मेथड है विच इज कॉल्ड हैंडल। तो ये अपन को बनाना होगा अपनी सारी की सारी क्लासेस में जो स्टेट को इनहेरिट करेगी। तो सबसे पहले मेरे पास थी रेड स्टेट, देन ग्रीन स्टेट एंड देन येलो स्टेट। ये मेरी हो गई कॉन्क्रीट स्टेट, क्यों? क्योंकि इनके अंदर मैंने लॉजिक लिखा हुआ है, तो ये हो जाएंगी मेरी कॉन्क्रीट स्टेट्स। ठीक है, अब सबसे पहले जो रेड स्टेट है उसके अंदर जो हैंडल था अपन ने बोला रेड लाइट स्टॉप एंड जो कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टेट है वहां पर मैंने डाल दिया ग्रीन स्टेट। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये एक वेरिएबल है हमारे पास और उस वेरिएबल के अंदर एक स्टेट होगी। ये स्टेट क्या होगी वो अपन आगे देखेंगे और उस पर्टिकुलर स्टेट में मैंने वैल्यू डाल दी ग्रीन स्टेट। दैट मीन्स जब ये रेड है तो ये रेड से ग्रीन हो जाए। जब मेरे पास ग्रीन स्टेट है तो मैंने भेजा येलो कि अगर ग्रीन है तो ग्रीन से हो जाए येलो, अगर येलो है तो मैं बोल रहा हूं कि येलो से मेरी स्टेट हो जाए रेड। अब इसके बाद अपन अपना बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? तो कॉन्टेक्स्ट के लिए अपन ने एक क्लास बनाई है विच इज ट्रैफिक लाइट, जो हमारे कंस्ट्रक्टर में क्या लेता है कि इनिशियलाइज करता है सेल्फ डॉट स्टेट को विथ रेड स्टेट। दैट मींस इनिशियली हमारी स्टेट क्या होगी? वो होगी हमारी रेड स्टेट। और यहां पर एक चेंज करके हमारे पास मेथड है जिसके अंदर जाता है सेल्फ डॉट स्टेट डॉट हैंडल एंड उसके अंदर अपन ने पास किया सेल्फ। सेल्फ क्या है? हमारा ट्रैफिक लाइट का इंस्टेंस। तो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं कि जो अपनी सेल्फ डॉट स्टेट है दैट मीन्स रेड स्टेट, वो उसका ऑब्जेक्ट है
और जो रेड स्टेट है उसके अंदर हैंडल करके मेथड है, तो यस उसके अंदर हैंडल करके मेथड है, और उसके अंदर अपन ने भेजा सेल्फ। अब ये सेल्फ क्या है, ये सेल्फ है हमारा ट्रैफिक लाइट का ऑब्जेक्ट। और मैंने बोला कि ट्रैफिक लाइट का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या स्टेट करके हमारे पास कोई क्लास वेरिएबल है, तो यस हमारे पास स्टेट करके वहां पर क्लास वेरिएबल है। तो वो जो मेरा क्लास वेरिएबल है उसके अंदर अब आप डाल दो ग्रीन स्टेट। इनिशियली सेल्फ डॉट स्टेट पे रेड स्टेट थी, जैसे ही मैंने हैंडल पे गया तो मेरी स्टेट चेंज हो गई ग्रीन में। अब अगर मेरी ग्रीन है और मैं ग्रीन में चेंज करूंगा तो ग्रीन में कॉन्टेक्ट जाएगा और वो मेरी चेंज हो जाएगी येलो में। अब वहीं पर येलो है तो येलो मेरी चेंज हो जाएगी रेड में। तो इस तरीके से जब भी हम चेंज को कॉल करते हैं और सेल्फ को भेजते हैं, दैट मीन्स ट्रैफिक लाइट, और उसके अंदर हमारे पास डॉट स्टेट मेथड अवेलेबल है क्योंकि वो एक क्लास वेरिएबल है। ठीक है, अब अपन इसका एग्जांपल देखते हैं कि मैंने क्या किया कि ट्रैफिक लाइट का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया विच इज कॉल्ड लाइट, और इनिशियली ये जो लाइट है ये होगी हमारी रेड स्टेट में। ठीक है, कल को मैंने किया चेंज, जैसे ही मैंने इसको किया चेंज तो ये रेड से हो जाएगी मेरी ग्रीन स्टेट। फिर मैंने ग्रीन से चेंज किया तो मेरी हो जाएगी येलो स्टेट, और मैंने येलो से चेंज किया तो ये मेरी हो जाएगी अगेन रेड स्टेट। यही था मेरा सीक्वेंस कि अगर रेड है तो रेड से हो जाएगी ग्रीन, ग्रीन है तो ग्रीन से हो जाएगी येलो, और येलो है तो येलो से हो जाएगी मेरी रेड अगेन। और यहीं पर चेंज पे हो रहा है। मैंने आपको चेंज मेथड समझा दिया कि किस तरीके से वो काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ड्राई रन। यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पास ट्रैफिक लाइट करके क्लास थी, ये जो स्टेट थी ये बार बार अपन चेंज कर रहे थे फ्रॉम रेड टू ग्रीन देन टू येलो एंड देन टू रेड अगेन। तो हमारे ये था फ्लो कि रेड ग्रीन में चेंज हो रहा है, ग्रीन येलो में, और येलो रेड में। तो इस तरीके से हमारी स्टेट चेंज हो रही है और वही अपन ने दिखाया भी। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले नो इफ एल्स चेंज। हमने बार बार अपनी स्टेट चेंज करी पर एक भी इफ एल्स नहीं लगाया पूरे कोड में। इजी टू ऐड स्टेट। अभी मेरे पास 3 स्टेट थी, कल को मुझे 5, 10, 15 भी ऐड करनी है तो मैं इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। बेटर मेंटेनेबिलिटी, इस कोड को मेंटेन करना ईजी है। एक चेंज फंक्शन के थ्रू मैं इतना सब कर पा रहा हूँ तो कोड मेंटेन करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। एंड स्केलेबल डिजाइन, क्योंकि हम कितनी भी स्टेट्स ऐड कर सकते हैं, दैट इज वाई स्केलेबल डिजाइन। यूज केसेस, ऑर्डर लाइफ साइकिल, दैट मीन्स अगर मैं कोई भी स्विगी जोमेटो से अपन ऑर्डर करते हैं तो पहले पेंडिंग होता है, शिप होता है, डिलीवर्ड होता है, या कभी अमेजन या फ्लिपकार्ट से करते हैं सेम। मीडिया प्लेयर्स पे हमारे पास स्टेट होती है प्ले, पॉज, स्टॉप, ऐसी। गेम स्टेट, अगर आप गेम्स खेलते हो तो वहां पे आपको पता ही होगा कि हमारे पास कितनी सारी स्टेट्स होती हैं। और वर्कफ्लो सिस्टम हो गए कि हमारे पास जो भी वर्कफ्लो सिस्टम होते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसा वर्कफ्लो जिसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, वहां पर भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो यही होता है अपना स्टेट डिजाइन पैटर्न, जो कि क्या करता है कि अपनी जो स्टेट्स हैं उनको इस तरीके से बनाता है कि विदाउट इफ एल्स कंडीशन भी अपन उनको चेंज कर पाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ये भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। अब जो पैटर्न्स हैं वो अगर आपको पाइथन समझ में आता है ना तो वो बहुत ईजी है आपके लिए समझने के लिए। फिर भी कोई भी डाउट हो दोबारा देखिए, फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देख रहे थे एंड अभी तक अपन 6 पैटर्न देख चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना 7th पैटर्न देखेंगे। तो चले चलते आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना 7th पैटर्न है उसे अपन बोलते हैं चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन पैटर्न। ये क्या बोलता है पहले वो समझ लेते हैं। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न्स passes a request along with a chain of handlers until one of them handles it। ये समझने में बहुत ईजी है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास क्या एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक एम्प्लॉय है, और अगर हमारा एम्प्लॉय है वो किसको रिपोर्ट करता है? मैनेजर को करता है। मैनेजर किसको रिपोर्ट करता है? डायरेक्टर को करता है। और डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करता है? सीईओ को करता है। तो ये हमारी हायरार्की हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एम्प्लॉय है उसको क्या है, लीव की रिक्वेस्ट भेजनी है। अब वो क्या करेगा, अपनी लीव की रिक्वेस्ट अपने मैनेजर को भेजेगा। अब या तो मैनेजर उसे अप्रूव कर देगा, उसने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो जो उसकी रिक्वेस्ट है वो आगे चली जाएगी। आगे मतलब मैनेजर के थ्रू चली जाएगी वो डायरेक्टर के पास। अब डायरेक्टर क्या कर सकता है, इधर डायरेक्टर उसको अप्रूव कर सकता है, और अगर डायरेक्टर ने उसको अप्रूव नहीं किया तो वो फर्दर आगे चली जाएगी सीईओ के पास। एंड जो सीईओ है उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि वो उसे या तो अप्रूव करे या फिर उसे डिक्लाइन करे। यही 2 ऑप्शन होंगे उसके पास। वो आगे किसी को नहीं भेज सकता क्योंकि उसके आगे अब कोई बचा नहीं है। तो ये होती है हमारी चेन ऑफ हैंडलर्स। हमारी लीव रिक्वेस्ट सबसे पहले गई मैनेजर के पास,
फिर डायरेक्टर के पास एंड देन सीईओ के पास। तो इस तरीके से ये 3 बन गए हमारे हैंडलर्स। अब इसको कोड कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, पहले उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर पैटर्न को नहीं समझते तो प्रॉब्लम्स क्या आती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो लीव है वो इस पर डिपेंड करती है कि आप कितने डेज के लिए अप्लाई करते हो। तो अगर मैंने 5 डेज से कम के लिए अप्लाई करना चाहा तो मेरे मैनेजर पे अथॉरिटी है कि वो उसको अप्रूव कर सकता है। अगर लेस देन 10 डेज है तो डायरेक्टर के पास है, और उससे ज्यादा है तो सीईओ के पास है। तो हमें इस तरीके से इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी अगर हम चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, हार्ड कोडेड लॉजिक। इसका मतलब ये हार्ड कोडेड कंडीशन है, कल को हमें चेंज करना हो तो हमें अपने एक्चुअल लॉजिक में चेंजेस करना होगा। और अपन कहेंगे टाइट कपलिंग, इनकी जो कपलिंग है वो बहुत टाइट कपलिंग है, देन डिफिकल्ट टू एक्सटेंड। कल को हमें अगर और कंडीशन ऐड करनी है तो हमें इसी पर्टिकुलर में ऐड करना पड़ेगा और हर जगह वो ऐड करना पड़ेगा। दैट इज वाई हार्ड टू एक्सटेंड एंड टू मेनी इफ एल्स। वो आप देख ही चुके हैं कि हमारे पास टू मेनी इफ एल्स कंडीशन है विच इज नॉट अ गुड वे टू स्केल द कोड। तो ये हमारी कुछ हो जाती है प्रॉब्लम्स। अब इसका कोर आइडिया क्या है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले हैंडलर 1 के पास जाएगी। इन दिस केस हमारी रिक्वेस्ट थी लीव। जो लीव रिक्वेस्ट है जो एम्प्लॉयर ने रेस करी है वो हमारी गई हैंडलर 1 विच इज गोइंग टू बी अ मैनेजर, देन डायरेक्टर, देन सीईओ, और उसके ऊपर कोई और होता तो उसके ऊपर भी जाती। तो इस तरीके से हमारी रिक्वेस्ट पास होती है। इसका कोड देखते हैं अब। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक हैंडलर का कोड। हमारा जो हैंडलर है इसको अपन बोलते हैं बेस हैंडलर। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर अपन ने सेल्फ डॉट नेक्स्ट हैंडलर करके एक अपना क्लास वेरिएबल बनाया हुआ है, और उसके अंदर हमने एक सेट नेक्स्ट करके फंक्शन या मेथड बनाया हुआ है। उसका काम क्या होता है कि वो एक हैंडलर लेता है और नेक्स्ट हैंडलर के अंदर डाल देता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसके किसी भी मेथड को कॉल कर रहे हैं तो विच इज वेल एंड गुड, वो मेथड कॉल हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करा है कि इसी ऑब्जेक्ट में जो किसी भी क्लास का हो सकता है, हमने एक नेक्स्ट क्लास करके मान लो एक वेरिएबल बनाया। अभी आप नेक्स्ट हैंडलर को नेक्स्ट क्लास से समझ लो कि अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा सक्सेसफुली नहीं काम कर पाया तो जो नेक्स्ट क्लास है आप उसके ऑब्जेक्ट को कॉल करो, तो उसके मेथड को कॉल करो। अगर वो नहीं कर पाया तो नेक्स्ट क्लास के मेथड को कॉल करो। तो इस तरीके से हमारी हैंडलर्स की चेनिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं कि सेट नेक्स्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, अपना हैंडलर भेजेंगे विच इज गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेक्स्ट क्लास, एंड उसको नेक्स्ट हैंडलर में कर देंगे सेट। जैसे उसको नेक्स्ट हैंडलर में सेट कर देंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको कर देंगे रिटर्न, एंड उसके ऊपर सेम ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज चेनिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लास क्या होगी, नेक्स्ट होगी हमारे पास मैनेजर, और ये हमारा कॉन्क्रीट लॉजिक होगा क्योंकि हमारे पास जैसे मैनेजर है, डायरेक्टर है एंड सीईओ है। मैनेजर के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक हैंडल करके मेथड बनाया, वो आप देख सकते हैं यहाँ से आ रहा है। तो हमने हैंडल करके एक मेथड बनाया जिसके अंदर हमने डाला कि अगर हमारी 5 डेज या उससे लेस डेज की रिक्वेस्ट है तो आप अप्रूव कर दो, अगर उससे ज्यादा की है तो आप नेक्स्ट हैंडलर चेक करो पहले तो अवेलेबल है कि नहीं। अवेलेबल है तो नेक्स्ट हैंडलर का जो हैंडल मेथड है कॉल कर दो, और वो हैंडल मेथड हुआ ये। अब नेक्स्ट हैंडलर हमारा डायरेक्टर होगा इस केस में, डायरेक्टर के पास भी हैंडल है। ये जो नेक्स्ट हैंडलर है हमने विद द हेल्प ऑफ सेट नेक्स्ट, जो हैंडलर है वो नेक्स्ट हैंडलर में वैल्यू डाली है। ये हैंडलर क्या है, डायरेक्टर का ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स जब हमने बोला सेल्फ डॉट नेक्स्ट हैंडलर डॉट हैंडल तो डायरेक्टर का ऑब्जेक्ट कॉल हुआ क्योंकि ये हमारा डायरेक्टर का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर का हैंडल कॉल हुआ और हमारी सेम रिक्वेस्ट गई विच इज गोइंग टू बी जितने नंबर ऑफ डेज की लीव चाहिए। अगर लेस देन 10 डेज है, करेक्ट है, तो डायरेक्टर ने अप्रूव कर दी, वरना नेक्स्ट हैंडलर के पास जाएगी विच इज गोइंग टू बी सीईओ, एंड सीईओ ने हमेशा सारी रिक्वेस्ट अप्रूव करनी ही है। तो ये हमारे हो गए कॉन्क्रीट लॉजिक, कॉन्क्रीट हैंडलर्स। नेक्स्ट हमारा आएगा क्लाइंट कोड। अब क्लाइंट कोड अपन देखते हैं कैसे काम कर रहा है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया मैनेजर का, एक ऑब्जेक्ट बनाया डायरेक्टर का, और एक ऑब्जेक्ट बनाया सीईओ का। अब मैनेजर में हमने कॉल किया सेट नेक्स्ट। अभी जो सेट नेक्स्ट है इसके अंदर पास करा है डायरेक्टर ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं, ये जो सेट नेक्स्ट है इसके अंदर मैंने क्या पास किया, डायरेक्टर का ऑब्जेक्ट, पर जो सेट नेक्स्ट है वो था मेरा मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट, और मैनेजर क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं कॉल कर रहा हूँ सेट नेक्स्ट। दैट मीन्स ये जो सेल्फ डॉट नेक्स्ट हैंडलर है ये मेरा वेरिएबल होगा मैनेजर क्लास के अंदर, एंड दैट मीन्स मैंने जो मैनेजर क्लास का नेक्स्ट हैंडलर है उसकी वैल्यू रख दी मैंने डायरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। और फिर मैंने उसके ऊपर सेट नेक्स्ट लगाया। अब आप ये देखिए कि ये जो मेरा सेट नेक्स्ट था तो मेरा रिटर्न कर रहा है हैंडलर। हैंडलर क्या है, ये मेरा डायरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ये मेरा अगर डायरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स ये मेरा डायरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, और अब मैं डायरेक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट पे सेट नेक्स्ट कॉल कर रहा हूँ। दैट मीन्स अब जो मेरा सेट नेक्स्ट है
ये डायरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये जो नेक्स्ट हैंडलर है ये मेरा डायरेक्टर क्लास का नेक्स्ट हैंडलर है, और यहाँ पर सीईओ का हैंडलर जा रहा है, सीईओ का ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो ये जो हैंडलर है इसके अंदर होगा सीईओ का ऑब्जेक्ट, एंड मैं रिटर्न कर दूंगा सीईओ का ऑब्जेक्ट। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन वो देखते हैं कि मैंने बोला मैनेजर डॉट हैंडल 8 डेज की लीव। अब सबसे पहले क्या होगा, मैनेजर के हैंडल में जाएगा, तो जो मैनेजर का हैंडल है, ये जो रिक्वेस्ट है ये अपनी लेस देन या इक्वल टू 5 नहीं है, तो सेल्फ डॉट नेक्स्ट हैंडलर पे जाएगा। अब ये जो सेल्फ डॉट नेक्स्ट हैंडलर है ये मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स जब ये हैंडल कॉल हो रहा है तो मैं इस पर्टिकुलर मेथड पे आ गया हूँ, विच इज अ डायरेक्टर क्लास का मेथड। मैं इसके हैंडल पे जाऊंगा, तो क्या रिक्वेस्ट मेरी लेस देन 10 डेज है, विच इज करेक्ट, तो डायरेक्टर ही इसे अप्रूव कर देगा। लेकिन अगर इफ इन केस मेरी जो रिक्वेस्ट है 11-12 डेज की होती, तो उस केस में हम दोबारा सेल्फ डॉट नेक्स्ट हैंडलर पे जाते, और जो डायरेक्टर क्लास का नेक्स्ट हैंडलर है ये मेरा सीईओ का ऑब्जेक्ट है, और फिर हम उसके हैंडल में जाते एंड सीईओ हमारी सारी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता। तो इस तरीके से हमारा फ्लो काम कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो हमारी रिक्वेस्ट का क्या फ्लो है कि रिक्वेस्ट पहले मैनेजर के पास जाएगी, मैनेजर अप्रूव कर देगा तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर अप्रूव कर देगा तो ठीक है, नहीं तो सीईओ के पास। हमारे इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले लूज कपलिंग, हम जो अपनी चेनिंग है उसे कैसे भी अरेंज कर सकते हैं कि पहले सीईओ फिर डायरेक्टर, पहले डायरेक्टर फिर सीईओ, हायरार्की को अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। उसमें अपन डिफरेंट लॉजिक्स भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल चेन वो आपने देख ही लिया, हमारा कोड काफी क्लीन हो गया, इफ एल्स कंडीशन नहीं लगानी पड़ी, और स्केलेबल भी हो गया, कितनी भी चेनिंग कर सकते हैं। इसके यूज केसेस क्या होते हैं कि जो हमारे मिडिलवेयर सिस्टम होते हैं जेंगो या एक्सप्रेस में, हम वहां पर इन्हें यूज कर सकते हैं। हमारी जो लॉगिंग की पाइपलाइंस होती हैं वहां पर यूज कर सकते हैं, जो रिक्वेस्ट वैलिडेशन होते हैं वहां यूज कर सकते हैं, एंड जो अप्रूवल वर्कफ्लोज होते हैं, जैसा कि ये आपने देखा हमारी जो नंबर ऑफ लीव थी उसको अप्रूव करने का जो हमारा वर्कफ्लो होता है, हम वहां पर भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये था अपना चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन पैटर्न। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ये काफी कॉम्प्लेक्स नहीं था, अगर आपको पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देख रहे थे, एंड अभी तक अपन अपने 7 बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देख चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना जो 8th बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है उसको देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना 8th पैटर्न है वो अपन को बोलता है, उसका नाम है विजिटर डिजाइन पैटर्न। ये क्या बोलता है समझ लेते हैं। विजिटर पैटर्न लेट्स यू डिफाइन न्यू ऑपरेशंस ऑन ऑब्जेक्ट्स विदाउट चेंजिंग देयर क्लासेस। ये क्या बोलता है कि हम डिफाइन कर सकते हैं न्यू ऑपरेशंस किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर विदाउट चेंजिंग देयर क्लासेस। वो किस तरीके से काम करता है उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं, जैसे कि चाइल्ड, अडल्ट एंड सीनियर, और हमारे पास एक डॉक्टर है जो उनको विजिट करेगा। तो जो हमारा डॉक्टर हो गया वो हमारा हो गया विजिटर। वो क्या करेगा, वो चाइल्ड, अडल्ट और सीनियर के पास जाएगा, और जो डॉक्टर के डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, जो ट्रीटमेंट करने का तरीका होता है, उन तीनों का अलग अलग होगा। अब ये हमारे पेशेंट पे डिफाइन करता है, ये हमारे पेशेंट पे डिपेंड करता है क्या उन्हें इस पर्टिकुलर डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना है, क्या वो उस डॉक्टर को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो वही है कि पेशेंट का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे सेम रखना पड़ेगा, एंड पेशेंट्स का स्ट्रक्चर हमारा चेंज नहीं होगा। डॉक्टर का लॉजिक बेस्ड ऑन पेशेंट टू पेशेंट चेंज हो सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट अलग होगा। डॉक्टर विल हैव अ डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर ईच पेशेंट। तो इस तरीके से हमारा डॉक्टर हो गया विजिटर, और हमारे पेशेंट पे डिपेंड करता है क्या वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। अब अगर अपन उसको विदाउट विजिटर पैटर्न करें तो अपन को क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फाइल है एंड हमें उसे डिफरेंट तरीके से एक्सपोर्ट करना है, तो हम जो अपनी क्लास है फाइल, उसके अंदर सेपरेट मेथड बनाएंगे फॉर ईच एक्सपोर्ट टाइप। जैसे कि अगर हमें पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, एक्सएमएल में करना है या जेसन में करना है। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि फॉर न्यू फीचर नीड टू मॉडिफाई द क्लास, मतलब मुझे बार बार इस क्लास को अपडेट करना होगा बेस्ड ऑन एवरी न्यू फीचर। ओपन क्लोज प्रिंसिपल को ये ब्रेक करता है, क्योंकि ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या बोलता है, ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, पर यहाँ पर हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग, एंड हमारा कोड मेसी हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे डिफरेंट लॉजिक्स लिखेंगे। तो इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। इसका कोर आइडिया क्या होता है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, इस केस में हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा होगा पेशेंट, और पेशेंट के ऊपर है क्या वो हमारे विजिटर, दैट मीन्स डॉक्टर को या डॉक्टर के ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। तो यही होता है हमारा विजिटर डिजाइन पैटर्न। इसका कोड देखते हैं अब। तो
तो इसका कोड क्या बोलता है कि सबसे पहले हम बनाएंगे अपना विजिटर इंटरफेस। तो ये हमने बना दिया अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो हमारा जो विजिटर इंटरफेस है इस केस में उसके पास दो कैपेबिलिटीज है। जैसे हमारा डॉक्टर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं, हर डॉक्टर हर चीज का इलाज नहीं कर सकता, वो एक स्पेशलाइज्ड होता है। इस केस में हमारा जो विजिटर है वो भी स्पेशलाइज्ड है। किस चीज में? वो टेक्स्ट को विजिट करने में स्पेशलाइज है एंड इमेज को विजिट करने में स्पेशलाइज्ड है। उसका दो ही चीज कर सकता है वो, ठीक है। अब हमारा जो एलिमेंट है उसकी बनाई अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्यों? क्योंकि हमारे पेशेंट्स का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। तो अगर अपन को अपने एलिमेंट्स बनाने हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, इसीलिए अपन ने क्या करा कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, जिससे जब अपन अपने कॉन्क्रीट एलिमेंट्स बनाएंगे विद एवरी लॉजिक इन इट, तो वहां पर हम फॉलो कर सकते हैं सेम स्ट्रक्चर। तो जो हमारा टेक्स्ट था उसने हमारा एलिमेंट्स को इनहेरिट किया और एक्सेप्ट करके जो मेथड था उसको उसने डिफाइन किया। और एक्सेप्ट ने क्या करा कि हमारा जो विजिटर है उसको किया एक्सेप्ट और बोला कि विजिटर डॉट विजिट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट जो था, आप एक समझ लीजिए एक पेशेंट है, उसको खांसी जुकाम है, तो उसने डॉक्टर से सिर्फ खांसी जुकाम की दवाई ली। एक को अगर बुखार है तो उसने सिर्फ बुखार की दवाई ली। सिमिलरली अगर ये टेक्स्ट करके एक एलिमेंट है तो उसने सिर्फ विजिट टेक्स्ट को ही एक्सेप्ट करा, जो इमेज था उसने सिर्फ विजिट इमेज को ही एक्सेप्ट करा। तो इस तरीके से आप समझिए। अब नेक्स्ट अपन क्या बनाएंगे? अपना कॉन्क्रीट विजिटर बनाएंगे। तो उस क्लास का नाम क्या है? एक्सपोर्ट विजिटर, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करेगा इधर टेक्स्ट या इमेज। और हमने यहाँ पर जो अपनी विजिटर क्लास है उसको इनहेरिट करा है, तो हमें विजिट टेक्स्ट और विजिट इमेज बनाना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है। ये हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि होने मैंडेटरी हैं। तो यहाँ पे अपन ने बोल दिया कि आप या तो एक्सपोर्ट करो टेक्स्ट को या एक्सपोर्ट करो इमेज को। तो अपन ने ये दो चीज बोला। तो फाइनली अपनी कॉन्क्रीट क्लास तैयार हो चुकी है विजिटर की, अपनी कॉन्क्रीट क्लास तैयार हो चुकी है एलिमेंट्स की। अब जो एलिमेंट्स हैं उनको जो जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही वो विजिटर से एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि इस केस में टेक्स्ट को रिक्वायरमेंट थी विजिट टेक्स्ट की, तो उसने विजिट टेक्स्ट को फॉलो करा, एंड जो इमेज थी उसको रिक्वायरमेंट थी विजिट इमेज की, तो उसने सिर्फ विजिट इमेज को ही एक्सेप्ट करा। अब अपन इसका क्लाइंट कोड देखते हैं। तो क्लाइंट कोड में अपन ने सबसे पहले बनाई एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच इज टेक्स्ट एंड इमेज। ये इट कैन हैव मोर एलिमेंट्स एज वेल, बट फॉर नाउ इतना ही। और अपन ने क्या करा कि जो एक्सपोर्ट विजिटर करके क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया विच इज गोइंग टू बी विजिटर। अब नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं कि हर एलिमेंट के लिए ट्रैवर्स कर रहे हैं और हर एलिमेंट के लिए अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं विजिटर। अब फॉर एग्जांपल ये जो मेरा एलिमेंट है जो कि मुझे नहीं पता, इट कैन बी टेक्स्ट और इमेज, मैंने एक्सेप्ट करा विजिटर। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट करा विजिटर, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के पास एक्सेप्ट करके मेथड होगा, क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होने वाला है। इस एक्सेप्ट के अंदर क्या हो रहा है वो अपन को नहीं पता, पर जो हमारा विजिटर है जब उसके अंदर जा रहा है तो विजिटर पे हमारे पास एक्सपोर्ट टेक्स्ट या इमेज का फीचर है। ये एलिमेंट अगर टेक्स्ट होगा तो एक्सेप्ट के अंदर इसने यूज करा होगा एक्सपोर्ट टेक्स्ट या विजिट टेक्स्ट। अगर ये हमारा एलिमेंट इमेज है तो इसने एक्सेप्ट के अंदर किया होगा एक्सपोर्ट या विजिट इमेज। दैट मीन्स ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा कि इसे टेक्स्ट को कॉल करना है एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर इसे इमेज को कॉल करना है एक्सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है वो एक्सेप्ट करेगा विजिटर को। इफ इन केस हमारा विजिटर पे वो कैपेबिलिटी नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि जो टेक्स्ट है वो एक्सेप्ट करेगा हमारे विजिटर को, इमेज एक्सेप्ट करके विजिटर को, फिर वो विजिटर क्लास के पास जाएंगे और विजिटर क्लास के पास हमारे पास कैपेबिलिटी है कि एक्सपोर्ट कर सके टेक्स्ट या इमेज को, इसलिए विजिट टेक्स्ट या फिर विजिट इमेज करके मेथड को हम यूज करेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि सबसे पहले फॉलो करता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल को। दैट मीन्स ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। हमारे कोई भी क्लास को हम डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ नई नई क्लास को ऐड करेंगे। क्लीन सेपरेशन है, क्लीन सेपरेशन है विजिटर का हमारे एक एक एलिमेंट्स का, हमने एक ही क्लास के अंदर सब कुछ हौच पौच नहीं करा। ईजी एक्सटेंशन वो अपन ने समझ ही लिया, और हमारा कोड भी काफी ऑर्गेनाइज्ड है इन दिस केस में। इसके यूज केसेस क्या होंगे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग है वहां पर यूज हो सकता है, जो फाइल सिस्टम्स होते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं, जो रिपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं इनको वहां पर यूज कर सकते हैं, और जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यही होता है अपना विजिटर डिजाइन पैटर्न। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हमारा विजिटर डिजाइन पैटर्न क्या होता है। ये समझने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आप एक और बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।